हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं। बेसिकली उनके बेसिस पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स आने वाला है उससे मतलब ये उस सीरीज का पार्ट नहीं है, ये सीयूटी रिवीजन का पार्ट है। ठीक है, वो जो डिटेल कोर्स आना है वो भी 2 दिन 3 दिन में आने वाला है, तो उसका पार्ट नहीं है ये। ठीक है, वो डिटेल कोर्स अलग होगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं और किस तरह से इनको हम करते हैं, ताकि हम सिर्फ यार रिविजन और पीवाईक्यूज पे फोकस करने वाले। ठीक है, ये डिटेल कोर्स नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मच हीट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड बाय आइस ऑफ मास 700 ग्राम एट -15 डिग्री सेल्सियस टू टेक इट टू द लिक्विड स्टेट एट 10 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोल रहा है कि आइस है। ठीक है, आपके पास क्या है? आइस है, और आइस जो है वो -15 डिग्री सेल्सियस पर है, -15 डिग्री सेल्सियस पर है। और इसका जो मास है दैट इज 700 ग्राम। ठीक है, इससे आपको इसको आपको लिक्विड में यानी कि हमें वाटर में कन्वर्ट करना है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? वाटर में। और कितने टेम्परेचर पर? 10 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे बोल रहा है कि बताओ इस प्रोसेस में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। आप कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो गिवन है, जो कि हर सवाल में मतलब इस तरह के हर सवाल में आपको दिए जाएंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या दिया गया आपको? 2220 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया है आपको। कहीं कहीं पे इसको सी से दिखाते हैं, कहीं कहीं पर एस से दिखाते हैं। मैं जनरली सी से दिखाता हूँ, इस वजह से मैंने सी से लिखा हुआ है इसको। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया 4187 जूल पर केजी केल्विन। और आपको बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब जो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर होता है दैट इज, इसको हम सिंपल एल से दिखा देंगे, लेटेंट हीट है ये 331। ठीक है, हाँ 331 किलो जूल पर केजी, सॉरी, है ना, किलो जूल पर केजी। ओके, हमें करना क्या है? इतना, इस क्वेश्चन सिर्फ इतना है। ठीक है, आइस है, मास इतना है, टेम्परेचर इतना है, हमको इसको वाटर में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस हर क्वेश्चन का सेम होगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसका प्रोसेस सेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको आइस से वाटर बनाना है, तो बीच में एक प्रोसेस याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस का। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइस को लाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और उसको जब भी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी जो हम लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट यानी कि जो हीट आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए दी जा रही है, सप्लाई की जा रही है, दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस लेटेंट हीट प्रोवाइड करने का होगा दैट विल बी ऑन द 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे। ठीक है, अभी वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके बाद आइस को वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट कर दिया, अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और अब वाटर को हमें 10 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना है। सिंपल सा प्रोसेस ये है। ठीक है, एक तरफ से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइस है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना पड़ेगा, और फिर हमें इसको 10 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कहां पर था? -15 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कुछ 3 प्रोसेस बीच में, मतलब यहाँ पे हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर, यानी हीट में 3 टर्म आएंगे, पहला यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल हीट किस तरह से निकालेंगे? डेल्टा क्यू टोटल लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट तीनों टर्म साथ में लिख देंगे। डेल्टा क्यू क्या होता है? MC डेल्टा टी। क्या होता है? MC डेल्टा टी। ठीक है, ये सी किसके लिए? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? आइस, तो MC आइस डेल्टा टी। ठीक है, प्लस लेटेंट हीट जब हम प्रोवाइड कराएंगे तो कितने मास में प्रोवाइड कर रहे हैं? M मास इंटू लेटेंट हीट ML। ठीक है, प्लस MC डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ डेल्टा टी प्राइम कर लो चाहो तो इसको, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जो है वो अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज अलग है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लेटेंट हीट आएगी? जब यहाँ पे वाटर है तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर। बात समझ आ रही? हर क्वेश्चन का जो इस तरह का क्वेश्चन होगा उसका यही प्रोसेस होगा करने का। प्रोसेस बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, M कितना है? 700 ग्राम। 700 ग्राम। ठीक है, इसको हमने केजी में चेंज कर दिया। लेटेंट हीट ऑफ आइस 2200।
इंटू डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अब इसको आप अगर केल्विन में भी चेंज करोगे, जब आप इसको केल्विन में भी चेंज करोगे तब भी इसका डिफरेंस जो, क्योंकि यहाँ पर हम डेल्टा टी लिखते हैं ना कि टेम्परेचर, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं, हमें डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस आप इस तरह से निकालो या आप केल्विन में चेंज करके निकालो, डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई फालतू का वहां पे कैलकुलेशन टाइम वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। प्लस सेकंड टर्म क्या है, m इंटू एल, एम कितना है 700 ग्राम, यानी 700 इंटू 10⁻³ इंटू लैटेंट हीट का मल्टीप्लाई करा दो, लैटेंट हीट कितनी 331 प्लस लास्ट वाला टर्म एम सी डेल्टा टी प्राइम, तो m कितना भाई 700 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी कितना है, सॉरी पहले सी कितना है 4187 इंटू 4187 इंटू डेल्टा टी कितना है यहाँ के लिए 10 डिग्री सेल्सियस इंटू 10। ठीक है, ये वाला टर्म जो आ रहा है ये आ रहा है आपका जूल में, 331 जो था ये आपका किलो जूल में दिया गया, तो डायरेक्टली किलो जूल में आ जाएगा, ये किलो जूल में है, ये वाला जूल में है और ये वाला भी जूल में है, तो इन दोनों को आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। कितने का इसमें कराना पड़ेगा आपको, 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 286, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 286 किलो जूल। आप सॉल्व करोगे और इसको निकालोगे, इसको भी आप किलो जूल में चेंज कर देना, इसको भी किलो जूल में चेंज कर देना, ये तो पहले से ही किलो जूल में। ठीक है, तीनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा 286। अब मैं कैलकुलेशन करके नहीं शो कर रहा हूं, आप खुद से इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, चेक करके बताना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर कोई नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, देख लेना कहीं पर कोई टर्म मैंने गलत नहीं लिखा हो, लेकिन प्रोसेस याद रखना। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी माइनस में आइस है, ठीक है, उसको 0 पर लाना है, आइस को 0 पर लाना है, उसके बाद 0 पर ही आइस को वाटर में कन्वर्ट कराना है, और उसके बाद वाटर को जिस भी टेम्परेचर पर हमें ले जाना है, मान लो 10 पर ले जाना, तो उसमें उतनी हीट देनी पड़ेगी। जब आइस को वाटर में चेंज करते हैं तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें देना पड़ता है उसमें, तो वो बीच में वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 टर्म आ जाएंगे यहाँ पर मिला के। ठीक है, मान लो आइस 0 पर ही होती, आइस यहाँ पर होती 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम सीधे लैटेंट हीट देते और जिस भी टेम्परेचर पर हमें ले जाना है वहां पर ले जाते। मान लो हमें किसी भी टेम्परेचर पर नहीं ले जाना था, हमें सिर्फ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना था, यानी हम यहाँ से यहाँ तक आइस लाते, ठीक है, फिर उसको जस्ट लैटेंट हीट दे देते, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बन जाता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का प्रोसेस समझ आया? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको उतारो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इफ W इज द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, आपसे बोल रहा है कि W1 इज द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T टू एक्सपेंड अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू 2V1। मतलब W1 जो वर्क है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, W1 ये जो वर्क है ये किया जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, और इसमें जो वॉल्यूम है दैट इज V1 से 2V1 जा रहा है। ठीक है, आपसे बोल रहा है W2 जो वर्क है, क्या बोल रहा है, W2 जो वर्क है ये भी सेम सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, और इसमें जो वॉल्यूम है वो V2 से 4V2 जा रहा है। तो आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ W2 टू W1, W2 अपॉन W1 आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं 1 2 3 4, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करने का तरीका क्या है, आपको जब भी कुछ इस तरह की कंडीशन दी हुई लाइक कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट प्रेशर, तो आप सोचो कि उस जो कंडीशन है उससे हम क्या चीज निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कांस्टेंट टेम्परेचर दिया गया लाइक, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर वर्क डन का कुछ चीज है, नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है हमको। अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पता है तो इसमें हीट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, टोटल जो वर्क डन है वो किस तरह से निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि मैं देखो एडिशनल चीजें मैं एक्स्ट्रा इस वजह से लिख देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, हो तो बहुत छोटे से में सकता है, मैं ओरली आंसर बता सकता हूँ ना इसका, आप भी बता सकते हो अगर ध्यान से देखो सवाल को। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W, और डेल्टा U इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस 0 होता है, W क्या होता है इन द केस ऑफ आइसोथर्मल, क्या होता है, ध्यान याद करो, सोचो, nRT ln V2 बाई V1, यही होता है W, nRT ln V2 बाई V1 यही होता है। ठीक है, आइसोथर्मल के केस में तो अच्छा हमें W पता है nRT, फर्स्ट वाली प्रोसेस के लिए W1 इज इक्वल टू nRT ln V2 की वैल्यू क्या है
2v1 और v1 की वैल्यू तो v1 ही है, 2v1 अपॉन v1, ठीक है, v1 ने v1 को मार दिया, ln2 बचा, ठीक है। w2 क्या आ जाएगा, w2 आ जाएगा nRT ln v2 क्या है इसमें, v2 4v2 है और v1 क्या है v2, ठीक है, तो 4v2 अपॉन v2, करेक्ट है। v2 ने v2 को मार दिया, यहां से क्या आ जाएगा, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 ठीक है, इस 2 को हम आगे ला सकते हैं, ओके। अब अगर अपन W2 अपॉन W1 बोलें तो क्या डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कि ये दोनों टर्म कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल 2, यही आंसर है। कोई समस्या? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें कंडीशन को पकड़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें पता होना चाहिए कि वहां पे इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है, वर्क डन क्या होता है, टोटल हीट हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने कंडीशन पकड़ के ये चीजें लिख दी, बस सवाल वहीं पे आधा सॉल्व हो जाएगा, बचेगी क्या, कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हो क्योंकि वो फिजिक्स नहीं, वो सिर्फ मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर ये सवाल हो गया, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कैरनॉट इंजन पे है। क्या बोल रहा है, अ कैरनॉट इंजन इज ऑपरेटिंग विद एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। आपसे बोल रहा है कैरनॉट इंजन है, क्वेश्चन नंबर 3, कैरनॉट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी जो है दैट इज 50%, उसकी एफिशिएंसी जो है 50% है, विद कूल्ड रिजर्वायर एट 300 केल्विन, ठीक है। T2 जो कोल्ड रिजर्वायर होता है उसका टेम्परेचर जनरली T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये, 300 केल्विन, ओके। आपसे बोल रहा है कि टू अचीव द एफिशिएंसी ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, 60%, सॉरी ये ईटा1 है, ईटा2 आपसे बोला 60% अगर हम कर दें और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो सेम रखें, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग द कोल्ड रिजर्वायर, तो T2 इज ऑल्सो 300 केल्विन। यहां पे मान लो जो हॉट रिजर्वायर था उसका टेम्परेचर T1 था और यहां पे मान लो T1 प्राइम था, तो आपसे बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर नीड्स टू बी, आपसे बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर नीड्स टू बी, ऑप्शन ए इंक्रीज्ड बाय 100 केल्विन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड बाय 150 केल्विन, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड बाय 100 केल्विन, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड बाय 150 केल्विन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करना पड़ेगा, अच्छा ये पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो पहले कंडीशन में क्या लिखेंगे, ईटा क्या है 50% यानी 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2, T2 कितना है 300 अपॉन T1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको, यहाँ पे आ जाओ, फिर से करो, ईटा क्या है यहाँ पर 60 यानी 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ऑफ द सेम है 300 अपॉन T1 डैश, हमें करना क्या, कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, नहीं हमें इन दोनों का डिफरेंस T1 माइनस T1 प्राइम निकालना है, ठीक है, ओके। पहले ये था, बाद में ये था, ओके, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ध्यान से, आप एक काम करो कि दोनों का डिवाइड करा दो, सिंपल दोनों का डिवाइड करा दो, ठीक है, कुछ ना कुछ बन जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाई T1 प्राइम अपॉन 1 माइनस 300 बाई T1, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1800 बटे T1 इज इक्वल टू, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 1500 बटे T1 प्राइम, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ से, सॉल्व कर लो, ये आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक, हमें T1 माइनस T1 प्राइम निकालना है, ओके। ये आ जाएगा 5 उठा के इधर से रख लो, उसको उठा के से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1800 बटे T1 माइनस 1500 बटे T1 प्राइम, करेक्ट है, अच्छा, ओके। क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या कर लें अब यहाँ पे, दोनों को आप थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो चाहो तो, T1 प्राइम इज इक्वल टू 1800 T1 प्राइम माइनस 1500 कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, या आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो यार, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, छोड़ो। देखो आप सोच रहे हो मैं कहाँ कर रहा हूँ, तुम खुद कर रहे हो, है ना, यही बोलोगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, 300 बटे T1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यानी T1 कितना आ गया 600, ठीक है, 600 केल्विन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ से
300 बाई T1 प्राइम इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। क्या आ जाएगा, T1 प्राइम इज इक्वल टू 3000 बाई 4, करेक्ट है। T1 प्राइम कितना आ गया, T1 प्राइम आ गया 3000 बाई 4, यानी डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और बचेगा 2 4 पंचे 20, 750 केल्विन। यानी पहले ये था, बाद में ये हो गया, तो डिफरेंस कितने का आया, 150 केल्विन का। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, पहले 600 था बाद में 750 हो गया, इसका मतलब 150 का इंक्रीमेंट आया। ये प्रोसेस हटाओ, छोड़ो वो मैं कहाँ चला गया था, ठीक है, समझ आ गई ना बात। एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे हमें कि T1 देखना है कि जो अगर हमें जो कोल्ड रिजर्वायर है यानी जो सिंक है उसका टेम्परेचर सेम रखना है, तो देखना पड़ेगा कि हमें जो सोर्स है उसके टेम्परेचर में कितना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज अ सिंपल आंसर, ठीक है, नोट करो। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से बोल रहा है कि अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, मतलब एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है विच मूव्स एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, ठीक है। इक्वेशन आपको दी गई है p⁻3 v⁵ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। आपसे बोल रहा है वर्क डन निकालना है आपको, एक क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है इन अ प्रोसेस व्हेन अ गैस इज एडियाबैटिकली एक्सपेंडेड फ्रॉम जो P और V है वो एक्सपेंडेड फ्रॉम कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो रहा है कि 10⁵ पास्कल प्रेशर और 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम से दिस इज एक्सपेंडेड टू 10⁵ पास्कल, सॉरी 10⁵/32 पास्कल टू एंड वॉल्यूम 8 × 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये आपको इक्वेशन दी गई है, यहां से यहां तक एक्सपेंशन हो रहा है, बताओ वर्क डन कितना होगा। अब पहली बात तो ये कि आपको अपने दिमाग में रखना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन बस इतना ही आपसे, आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो उसमें जो वर्क डन आता है, क्या आता है, जो वर्क डन आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है कि NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV⁻γ इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये कुछ उसी तरह की इक्वेशन में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पूरी इक्वेशन में आप क्या करो, यहाँ पे इसकी पावर कर दो 1/3, इसकी पावर कर दो 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे, P × V⁵ पूरी इक्वेशन में 1/3 हमने लगा दिया, ठीक है, पावर में इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी गामा की वैल्यू क्या आ गई, 5/3, गामा की वैल्यू 5/3 आ गई। इसका मतलब ये मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया भी लगाना चाहिए यहाँ से। क्या आ जाएगा यहाँ से, NR आपको दिया कुछ गया है, हाँ NRT को आप चेंज कर लो, आपको प्रेशर वगैरह दिया गया है तो उसको आप चेंज कर लो। ये इसको क्या लिख सकते हैं, NRT2 - T1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस गामा। क्या आ जाएगा, NRT PV लिख सकते हैं इसको, यानी P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। P2 ये 10⁵/32 इंटू V2 8 × 10⁻³ माइनस P1 10⁵5 इंटू V1 10⁻³, ठीक है, अपॉन 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा 1 माइनस 5/3, करेक्ट है। 8 चाको 32, ठीक है, ये ऊपर बचेगा 100, ठीक है, यहाँ भी बचेगा 100, ठीक है, 100/4 और ये 100 है तो कितना बचेगा, -75, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -75 है ना, देख लेना कैलकुलेशन में थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ बचेगा 100 ना, यहाँ बचेगा 25, यहाँ भी 100, 25 से 100 का 75, यहाँ आ जाएगा इंटू 1/, यहाँ जाएगा -2/3 यानी -3/2, करेक्ट है, करेक्ट है। यानी क्या आ गया यहाँ से, 5 का 15, 7 त्रिका 21 और 1 22/2, यानी लगभग आज कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है क्या, हाँ एक मिल रहा है, डी ऑप्शन मिल रहा है इसका, 112.5, ठीक है। किसमें था, जूल में था ना, हाँ जूल में, यही आंसर है। मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में
कि अगर आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता है, लाइक जो प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, जब भी हम लोग रिवाइज कराना पड़ेगा क्या, इसको रिवाइज कराना पड़ेगा क्या, लेट मी रब दिस। देखो हमेशा याद रखना है, हमें कितने तरह के प्रोसेस याद रखने, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। ठीक है, जब भी हम आइसोबैरिक की बात करेंगे तो आइसोबैरिक के लिए हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या है, वर्क डन हम किस तरह से लिखेंगे, वर्क डन जब हम लिखते हैं डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन वगैरह नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा P V2 माइनस V1। ठीक है, ये आ गया वर्क डन। जब इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज लिखेंगे तो क्या आएगा, F/2 NR डेल्टा T, F/2 NR डेल्टा T। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल हीट। हमेशा ये एक तरीका होता है निकालने का। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ओके ठीक है। जब भी आइसोकोरिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक के लिए W हमेशा क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब एक्सपेंड या कंप्रेस ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या आएगा, 0। अच्छा, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज फिर से सेम फॉर्मूला F/2 NR डेल्टा T, F/2 NR डेल्टा T। इसको आप चेंज कर सकते हो किसमें, P2 V2 माइनस P1 V1 में। ठीक है, तो V कांस्टेंट जाएगा, P2 माइनस P1 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। फिर इसके बाद क्या था, इन दोनों को जोड़ दोगे तो हीट निकल आएगा। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा U है ये 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर ही चेंज नहीं होता है तो ये 0 आ जाता है टर्म। ठीक है, इसके अलावा W क्या आ जाता है, W मैंने अभी बताया था क्या आता है, W आता है आपका NRT ln V2 बाई V1। इन दोनों को जोड़ोगे हालांकि क्या आ जाएगा, सिर्फ Q इज इक्वल टू W। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, अभी मैंने इसका लिखा। ठीक है, W क्या आता है इसमें, W आता है आपके पास NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, Q क्या आता है इसमें एडियाबैटिक में, डेल्टा U, डेल्टा U क्या आ जाएगा फिर से आपका F/2 NR डेल्टा T। दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, वर्क डन जाता है। इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में, मन मंदिर में बसी होनी चाहिए ये चीजें, कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको इन चीजों में कभी भी गलती नहीं करनी। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन मैं ओरली बता देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, वो आपके कैरनॉट्स इंजन से फिर से, इफ T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर ऑफ 2 रिजर्वायर्स ऑफ अ कैरनॉट्स इंजन। ठीक है, वही T1 T2 है, विद T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब भाई ऊपर वाला T1 है, सोर्स का T1 है और सिंक का T2 है, बीच में इंजन लगा हुआ है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि बताओ इफिशियंसी। अरे यार इफिशियंसी पूछी हुई है, इफिशियंसी किस तरह से निकालते हैं हम लोग, इफिशियंसी का फॉर्मूला इसमें, हाँ जैसे इस तरह से दिया हुआ है, ईटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा है ईटा इज लेस देन T1 माइनस T2 बाई T2। पहली बात तो हमें ध्यान रखना है नीचे में से T1 आता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा, T1 माइनस T2 बाई T1, ऐसा कुछ बनेगा। और इफिशियंसी जो होती है ये मैक्सिमम इफिशियंसी होती है, ये मैक्सिमम इफिशियंसी है। इसका मतलब क्या है, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, यानी ईटा शुड बी लेस देन इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, मैंने अभी लिखा नहीं है, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। एक और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखना है कि क्या। अच्छा, कभी कभी मैक्सवेल इक्वेशंस पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसकी मैं ट्रिक सिखाता हूं आपको। ठीक है, किसकी, मैक्सवेल इक्वेशन की। मैं जनरली उन ट्रिक्स को फॉलो नहीं करता हूं जो आप देखते हो जनरली कि वो स्क्वायर स्क्वायर बना के। मैं जनरली कैसे बोलता हूं, देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। लेट मी सेट द कैमरा अगेन बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैक्सवेल इक्वेशन याद रखने की जो मेरी ट्रिक है, मतलब मैं जनरली कैसे याद रखता हूँ, मैंने कभी कोई स्क्वायर स्क्वायर बना के नहीं सीखा, मतलब मेरा तरीका क्या है। ठीक है, क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना है कि पीवी हम P और V में से साथ रहेंगे और T और S में से साथ रहेंगे। ठीक है, अब इक्वेशंस में क्या आता है, कुछ इस तरह से आता है, डेल P डेल T डेल V, है ना, डेल S। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना डेल P और डेल V हमेशा साथ रहेंगे
और डेल टी और डेल एस हमेशा साथ रहेंगे, यानी इनका प्रोडक्ट हमेशा साथ रहेगा। तो अब बनाओ, देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। एक बन सकता है डेल पी अगर यहाँ है तो डेल वी हमेशा यहाँ होगा, क्योंकि तभी प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट कैसे होगा, जब ये यहाँ होगा ये यहाँ होगा। तो अब यहाँ पर डेल एस हो सकता है, तो यहाँ पर डेल टी हो सकता है। एक इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन बनी। अच्छा, अभी प्लस माइनस में मैं प्लस माइनस बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। मान लो दूसरी क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे एस रखना है तो मुझे यहाँ पर टी बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे एस और टी रख चुके हैं तो इसका मतलब क्या है, एस टी में से साथ रहेंगे तो पी वी, यहाँ पे पी रख चो, चाहे यहाँ पे पी रख दो। मान लो मैंने यहाँ पे पी रख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी, ठीक है। प्लस फिर से वही बात, प्लस माइनस अभी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। साफ कर दो इधर। देखो ये दो बने, फिर क्या बनाना है, मान लो हमने यहाँ एस हटा दिया, अब मान लो हम यहाँ टी रख रहे हैं, ठीक है। तो डेल टी, तो यहाँ टी है तो यहाँ क्या आ जाएगा एस, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पर वी कर दिया तो यहाँ पर पी हो गया, एक इक्वेशन ये बनी, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, ये मैंने दोनों सेम कर दी क्या, ये दोनों इक्वेशन सेम लिखी हुई है, ठीक है। चलो एक को इग्नोर कर दो, कोई भी है, ठीक है, सेम लिखी हुई थी, ठीक है। चलो अगली इक्वेशन आता है। अब हम कर देंगे, मान लो डेल एस यहाँ कर दिया, डेल टी यहाँ कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ एस है तो यहाँ हमेशा टी होगा। मान लो हमने यहाँ वी कर दिया, अब यहाँ पी कर दिया, पी वी एस टी हमेशा साथ साथ, ठीक है। मान लो अगली इक्वेशन हमने बना दी कुछ इस तरह से, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। मान लो हमने बना दिया कुछ इस तरह से कि ये बन गया टी वी, ये एस वी हो गया, और क्या बन सकता है आपका इसमें, डेल पी और इधर डेल वी कर दो, और आप यहाँ पे कर दो डेल टी और यहाँ कर दो डेल एस। ये वाली बनाई क्या मैंने, अभी नहीं बनाई, ऊपर पी टी वाली नहीं बनी। हाँ, तो 4 इक्वेशंस होती है, अब सारे कॉम्बिनेशन इन्हीं चारों इक्वेशन में होते हैं। अब याद रखने का तरीका क्या, मैंने बताया आपको, पीवी हमेशा साथ में, टीएस हमेशा साथ में। देखो सबके साथ में वही हो रहा, टीएस पीवी, टीएस पीवी, टीएस पीवी, समझ रहे हो ना, इनका प्रोडक्ट हमेशा साथ आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो वी इधर जाएगा, पीवी टीएस। अब प्लस माइनस क्या याद रखना है, मतलब ये सिंपल सा मेरा याद रखने का तरीका था कि टीवी जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, टीवी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मेरा याद रखने का तरीका था, ठीक है। टीवी पॉजिटिव होगा और एसपी पॉजिटिव होगा। अगर टीवी और एसपी ऊपर आ रहे हैं, टीवी और एसपी ऊपर आ रहे हैं, टीवी और एसपी ऊपर है तो पॉजिटिव, इसमें क्या है एसपी पॉजिटिव होगा, इसमें क्या है टीवी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव कर दो, अदरवाइज नेगेटिव कर दो। ये याद रखने का मेरा सिंपल तरीका था कि किस तरह से आप लोग चारों इक्वेशंस को, मतलब इसमें कोई भी ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक आध बार देखोगे आपको समझ जाएगा करना क्या, टीवी एसपी पॉजिटिव करना है, बाकी हमेशा बनाना ये वाला समूह, ये बनाना है, ठीक है। पीवी हमेशा साथ में, टीएस हमेशा साथ में। कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से बिल्कुल टफ चीज नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी मेमोराइज करने वाली चीज है कि कैसे कैसे हमें याद रखना है। टीवी और एसपी पॉजिटिव, टीवी एसपी क्यों, टीवी मतलब फेमस चीज है ना, मतलब टीवी हो गया, एसपी हो गया, एसपी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सोच लो, मतलब कुछ भी सोच लो यार, ठीक है। तो ऐसे कुछ सोच लो, ठीक है। टीवी और एसपी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होता है, टीवी एसपी हमेशा पॉजिटिव होंगे, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। 4 इक्वेशन हमारे बन गए। तो क्या हमने देखा किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और क्या क्या चीजें हमें अच्छे से याद रखनी पड़ती हैं इन सारी चीजों में। कुछ पल्ले पड़ा कि ऊपर ऊपर से गया। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ बात समझ आई नहीं आई। चलो नीचे जाओ, चलो 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 नीचे पहुंचो सब लोग, और देख बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ बात समझ आ रही नहीं आ रही है। और दूसरी बात, नए हो चैनल पे, पहली बार आए हो, अगर पहली बार हम लोग की मुलाकात हो रही है तो देखो जाके चैनल में और कुछ मिलेगा, बढ़िया बढ़िया सा चीज़ें पड़ी हुई है, जाके खोलो, थोड़ा सा इधर उधर खंगालो, इधर उधर हाथ वाथ मारो, इधर उधर कुछ ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है। और अगर बढ़िया मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक अगर करना चाहो ना तो कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ठीक है। कुछ इसी तरह के वीडियोस और आएंगे। हम लोग अब थर्मोडायनेमिक्स का एक डिटेल कोर्स करने वाले हैं, इसकी अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ। सीयूईटी पे और सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ बिंदास आ रहा है। और बस अभी तक तो बातें यही करनी थी, अब बातें करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। अभी तक की बातें यही तक समाप्त करते हैं। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।